नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के द्वारा लिखित उपन्यास, जो कि असल में एक लघु उपन्यास है, व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद है रजत रातें। उम्मीद है कि इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भाग 1। वो एक अद्भुत रात थी। ऐसी रात जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम जवान होते हैं मेरे दोस्तों। आसमान सितारों से भरा था और इतना रोशन था कि उसे देखकर कोई भी खुद से ये पूछने पर मजबूर हो जाए कि क्या इतने चिड़चिड़े और मनमौजी लोग भी इतने प्यारे आसमान के नीचे रह सकते हैं क्या? खैर, ये सवाल भी काफी बचकाना है मेरे दोस्तों, बहुत ही बचकाना। लेकिन ईश्वर करें कि ऐसे सवाल आपके दिल में बार बार आए। इन मनमौजी और चिड़चिड़े लोगों की बात करते हुए मैं उस पूरे दिन की अपनी मानसिक हालत को याद किए बिना नहीं रह सकता। सुबह से ही मैं एक अजीब सी निराशा के बोझ तले दबा हुआ था। फर्स्ट नाइट। मुझे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं, जैसे हर कोई मुझे छोड़कर मुझसे दूर जा रहा है। बेशक कोई भी ये पूछने का हकदार है कि एक हर कोई आखिर कौन था, क्योंकि भले ही मैं पीटर्सबर्ग में पिछले 8 सालों से रह रहा था, पर मेरी जान पहचान का शायद ही कोई था। लेकिन फिर मुझे भला जान पहचान की जरूरत ही क्या थी? मैं तो पूरे पीटर्सबर्ग को ही जानता था। इसीलिए जब पूरा पीटर्सबर्ग अपना सामान बांधकर अपने समर विला की तरफ निकल गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुझे अकेले रह जाने से डर लगने लगा और 3 दिनों तक मैं पूरे शहर में गहरी निराशा में भटकता रहा। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना क्या करूं। मैं चाहे न्यू स्काई में घूमूं, गार्डन्स जाऊं या फिर नदी किनारे पर टहलूं, मुझे उनमें से एक भी चेहरा नजर नहीं आया जिन्हें मैं साल भर एक ही वक्त और एक ही जगह देखने का आदी हो चुका था। वे बेशक मुझे नहीं जानते, पर मैं उन्हें जानता हूं। मैं उन्हें करीब से जानता हूं। मैंने उनके चेहरों का लगभग अध्ययन किया है। जब वे खुश होते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब वे उदास होते हैं तो मैं भी मायूस हो जाता हूं। एक बुजुर्ग शख्स से तो मेरी लगभग दोस्ती ही हो गई है, जिनसे मैं फुनतानका में हर रोज ठीक उसी वक्त मिलता हूँ। उनका चेहरा कितना गंभीर और सोच में डूबा रहता है। वे हमेशा ही खुद से कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते हैं और अपना बायां हाथ हवा में लहराते हैं, जबकि अपने दाएं हाथ में वे सोने के हत्थे यानी गोल्ड नॉब वाली एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाठी पकड़े रहते हैं। उन्होंने भी मुझे नोटिस किया है और वो मुझसे गहरी दिलचस्पी लेते हैं। अगर किसी दिन मैं फोनतानका में उस जगह पर वक्त से नहीं पहुंचता, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मायूसी होती होगी। इसलिए हम एक दूसरे को देखकर लगभग झुककर सलाम करते हैं, खासकर जबकि हम दोनों अच्छे मूड में होते हैं। अभी पिछले दिन ही जब हम 2 दिन तक नहीं मिले और तीसरे दिन मिले, तो हम एक दूसरे को देखकर अपनी टोपी उतारने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते होश आ गया तो फिर हमने नीचे कर लिए और एक दूसरे को दिलचस्पी से देखते हुए आगे निकल गए। हाँ, मैं वहाँ के घरों को भी जानता हूँ। जब मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो गलियों में दौड़कर आगे आ रहे हों, ताकि हर खिड़की से मुझे देख सके और लगभग मुझसे कह रहे हों कि गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। अच्छा, तुम्हें पता है मई के महीने में मुझ पर एक नई मंजिल बनने वाली है। अच्छा, तुम कैसे हो? और एक बात, कल मेरी रीडेकोरेशन होने वाली है। या फिर मैं लगभग जलने ही वाला था, मैं बहुत डर गया था, वगैरह वगैरह। उनमें से कुछ तो मेरे पसंदीदा हैं, कुछ प्यारे दोस्त हैं। उनमें से एक का इरादा इस गर्मियों में आर्किटेक्ट से अपना इलाज करवाने का है, यानी रिपेयर। अब मैं रोज जानबूझकर वहां जाऊंगा, ये देखने के लिए कि कहीं उसका ये ऑपरेशन नाकाम ना हो जाए। खुदा न करे
लेकिन मैं हल्के गुलाबी रंग के एक बहुत ही प्यारे से छोटे घर के साथ हुई वो घटना कभी नहीं भूल सकता। वो बेचारा ईंटों का बना इतना दिलकश छोटा घर था। वो मेरी तरफ इतने अपनेपन से और अपने बद शक्ल पड़ोसियों की तरफ इतने गुरूर से देखता था कि जब भी मैं वहां से गुजरता मेरा दिल खुश हो जाता था। अचानक पिछले हफ्ते जब मैं उस गली से गुजरा और मैंने अपने दोस्त यानी उस घर की तरफ देखा तो मुझे एक दर्द भरी आवाज सुनाई थी। मुझे मुझे पीला रंग रहे हैं। अरे ये गुंडे, ये जालिम, उन्होंने उन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा, न खंभों को न किनारों को। और तो और मेरा वो बेचारा छोटा दोस्त किसी कैनरी चिड़िया की तरह पीला हो गया था। इसने मुझे लगभग बीमार सा कर दिया। आज तक मुझ में अपने उस बदशक्ल कर दिए गए दोस्त को देखने की हिम्मत नहीं हुई जिसे उन्होंने सेलेस्टियल एम्पायर यानी चीनी साम्राज्य के रंग में रंग दिया है। खैर दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं भला किस मायने में पूरे पीटर्सबर्ग से वाकिफ हूँ। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं पूरे 3 दिनों तक परेशान रहा, इससे पहले कि मैं अपनी इस बेचैनी की वजह समझ पाता। सड़क पर मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ये वाला चला गया, वो वाला भी चला गया। अरे उसका क्या हुआ? यहाँ तक कि घर पर भी मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। 2 शामों तक मैं अपना दिमाग खपाता रहा कि मेरे इस कोने यानी कमरे में आखिर क्या कमी है, मुझे यहाँ इतनी उलझन क्यों हो रही है। और इसी परेशानी में मैंने अपनी उन धुंधली हरी दीवारों को देखा, अपनी उस छत का जो मकड़ी के जालों से ढकी थी, जिन्हें मैट्रोना ने इतने कामयाबी के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने अपने सारे फर्नीचरों को गौर से देखा, एक एक कुर्सी की जांच की, ये सोचते हुए कि कहीं परेशानी यहाँ तो नहीं, क्योंकि अगर कुर्सी भी अपनी जगह से हिल जाए जहाँ वो कल थी तो मैं आपे में नहीं रहता। मैंने खिड़की की ओर देखा पर सब बेकार था, मुझे जरा भी बेहतर महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने मैट्रोना को बुलाने का सोचा और उसे मकड़ी के जालों और उसकी आम लापरवाही के बारे में एक पिता की तरह नसीहतें देने ही वाला था, लेकिन उसने बस हैरानी से मुझे घूर कर देखा और बिना एक शब्द बोले चली गई। अब नतीजा यह है कि वो मकड़ी का जाला आज भी अपनी जगह शान से लटक रहा है। आखिरकार आज सुबह मुझे समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है। अरे ये तो मुझे गच्चा देकर अपना समरविला की तरफ भाग रहे। माफ कीजिएगा, मेरी इस मामूली सी भाषा के लिए मुझे माफ करना, पर मेरा मन अभी लच्छेदार शब्दों वाला नहीं है, क्योंकि जो कोई भी पीटर्सबर्ग में था वो छुट्टियों के लिए चला गया था या फिर जा रहा था, क्योंकि हर वो सम्मानित दिखने वाला सज्जन जो टैक्सी यानी कैब लेता मेरी आंखों में तुरंत एक ऐसे परिवार के मुखिया में बदल जाता जो अपने दिन भर की ड्यूटी के बाद अपने परिवार के बीच अपने समर विला की ओर जा रहा हो। क्योंकि अब हर गुजरने वाले का अंदाज कुछ ऐसा था जो मानो हर मिलने वाले से कह रहा है, हम यहाँ बस कुछ पल के लिए हैं साहब, अगले 2 घंटों में हम अपने समर विला के लिए निकल जाएंगे। अगर बर्फ जैसी सफेद और नाजुक उंगलियों के खिड़की थपथपाने के बाद वो खिड़की खुलती और एक खूबसूरत लड़की का सिर बाहर निकलता जो कि फूलों के गमले बेचने वालों को आवाज दे रही होती, तो तुरंत उसी पल मुझे एक ख्याल आता कि वे फूल सिर्फ शहर के उस बंद और दम घोटू कमरे के बाहर का मजा लेने के लिए नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि वह सब जल्द ही गांव जा रहे होंगे और इन फूलों को अपने साथ ले जा पाएंगे। यही नहीं, मैंने अपनी इस नई और अजीब सी तफ्तीश में इतनी तरक्की कर ली थी कि मैं किसी के हुलिये से ही ये सही बता सकता था कि वो कौन से समर विला में जा रहे हैं। खेमेने और एप्टिकासी आइलैंड या पीटरहॉफ रोड के रहने वालों की पहचान उनके सलीकों और दिखावटी नज़ाकत, उनके फैशनेबल गर्मियों के कपड़े और उन शानदार गाड़ियों से होती थी जिनमें बैठकर उस शहर आते थे। आर्गोलोवो और उससे दूर की जगहों पर जाने वाले लोग पहली नज़र में अपने समझदार और गंभीर अंदाज से प्रभावित करते थे और क्रिस्टोवस्की आइलैंड जाने वाले सैलानी को उसकी बेपनाह खुशी और मस्ती भरे चेहरे से पहचाना जा सकता था। अगर इत्तेफाक से मुझे सामान ढोने वालों का एक लंबा काफिला मिल जाता जो अपने हाथों में लगाम थामे आलस से उन गाड़ियों के साथ चल रहे होते जिन पर फर्नीचर के पहाड़ लदे हों, मेज, कुर्सियां, सोफे और हर तरह के घरेलू बर्तन, और अक्सर उन सब के ऊपर एक
बूढ़ी रसोइयां बैठी होती, जो अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा ऐसे कर रही होती जैसे वो उसकी आंखों का तारा हो। या अगर मैं घरेलू सामान से लदी नावें नेवा या फोंटानका से होकर ब्लैक रिवर या आइलैंड की तरफ रेंगते हुए देखता, तो मेरी आंखों में वो गाड़ियां और नावें 10 गुना, नहीं नहीं, 100 गुना बढ़ जाती। मुझे ऐसा लगता मानो हर चीज हिल रही है और चल रही है। सब कुछ काफिलों की शक्ल में समर विलास की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो पीटर्सबर्ग में वीरान होने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि आखिर में मुझे खुद पर शर्मिंदगी और दुख होने लगा कि मेरे पास छुट्टियों में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और नहीं जाने की कोई वजह थी। मैं हर गाड़ी के साथ जाने को तैयार था, हर उस सम्मानित दिखने वाले सज्जन के साथ निकल जाने को तैयार था जो टैक्सी लेता था, पर बिल्कुल भी किसी ने भी मुझे न्योता नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो सब मुझे भूल गए हों, जैसे जैसे वाकई में उनके लिए मैं एक अजनबी था। खैर, मैंने एक लंबी सैर की और हमेशा की तरह मैं पूरी तरह भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। जब अचानक मैंने खुद को शहर के फाटकों यानी सिटी गेट्स पर पाया, फौरन मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने उस सरहद को पार किया और लहलहाते खेतों और मैदानों के बीच चलने लगा। मुझे थकान का जरा भी एहसास नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वहां से गुजरने वाले हर शख्स ने मुझे इतनी दोस्ताना नजरों से देखा कि लगा जैसे वो मुझे सलाम कर रहे हैं। वे सब किसी न किसी बात पर बहुत खुश लग रहे थे। वे सब के सब सिगार पी रहे थे, उनमें से हर एक। और मुझे ऐसी खुशी महसूस हुई जैसे जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अचानक इटली पहुंच गया हूं। मुझ जैसे शहर की दीवारों के बीच घुटने वाले बीमार इंसान पर कुदरत का इतना गहरा असर हुआ था। पीटर्सबर्ग के आसपास की कुदरत में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब वसंत के आने पर वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, वे सारी शक्तियां जो उसे भगवान ने बख्शी हैं। जब वो पत्तियों से लद जाती है, खुद को सजाती है और फूलों से सराबोर हो जाती है, न जाने क्यों मुझे एक ऐसी कमजोर तपेदिक यानी बीमार लड़की की याद आ जाती है जिसे कोई भी दया से देखता है, कभी हमदर्दी भरे प्यार से और कभी कोई उसे देखता तक नहीं। पर अचानक एक पल में जैसे इत्तेफाक से वो इतनी हसीन और लाजवाब हो जाती है कि इंसान दंग रह जाता है और खुद से पूछने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उस उदास खोई हुई आंखों में ऐसी चमक भर दी। उन पीले मुरझाए गालों पर खून की लाली कहां से आई? उन नरम नैन नक्शों को जुनून से किसने भर दिया? वो कौन था जिसने उस सीने में उमंग भर दी? उस बेचारी लड़की के चेहरे पर अचानक कितनी जान, जोर और खूबसूरती कहां से आ गई कि वो ऐसी मुस्कान से चमक उठा और खिलखिलाती हंसी से दमक उठा। आप आसपास देखते हैं, किसी को तलाशते हैं, अंदाजा लगाते हैं, पर वो पल गुजर जाता है और अगले दिन शायद आपको फिर वही उदास और खोई हुई नजरें मिलती हैं। वही पीला चेहरा, वही दबी कुचली और डरी हुई हरकतें और यहाँ तक कि पछतावे के निशान। एक ऐसी तड़प जो जान ले ले और उस पल भर के भटकाव का अफसोस। और आपको दुख होता है कि वो पल भर की खूबसूरती इतनी जल्दी ढह गई कि अब कभी लौट कर नहीं आएगी, कि वो आपको इस कदर धोखा देकर और बेकार में चमका कर चली गई। और दुख इसलिए कि आपके पास उसको प्यार करने का वक्त तक नहीं था। खैर, फिर भी मेरी वो रात मेरे दिन से कहीं बेहतर थी। वो कुछ इस तरह हुआ। मैं बहुत देर से शहर वापस आया और जब मैं अपनी ठहरने की जगह यानी लॉजिंग्स की ओर जा रहा था तो करीब 10 बज चुके थे। मेरा रास्ता नहर के किनारे से होकर जाता था, जहां उस वक्त आपको कोई भी नहीं मिलता। ये सच है कि मैं शहर के एक बहुत ही दूर दराज हिस्से में रहता हूँ। मैं गाते हुए चल रहा था, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ तो अक्सर खुद में ही गुनगुनाता रहता हूँ, ठीक उस खुश मिजाज इंसान की तरह जिसका कोई दोस्त या जानकार ना हो जिसके साथ वो अपनी खुशी बांट सके। अचानक मेरे साथ एक बेहद अप्रत्याशित वाकया हुआ, यानी एक अनएक्सपेक्टेड घटना।
नहर की रेलिंग पर कोहनियां टिकाए एक औरत खड़ी थी, जो जाहिर तौर पर नहर के गंदले पानी को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने एक बहुत ही प्यारा पीला हैट और एक चटक काली ओढ़नी पहनी हुई थी। शायद लड़की है क्या? पक्का सांवली है, मैंने सोचा। उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई नहीं दी, यहां तक कि जब मैं अपनी सांसें रोके और धड़कते दिल के साथ उसके पास से गुजरा, तब भी वो टस से मस नहीं हुई। अजीब है, मैंने सोचा। लगता है किसी चीज में खोई हुई है। और तभी मैं पत्थर की तरह वहीं जम गया। मुझे एक दबी हुई सिसकी सुनाई थी। जी हाँ, मैं गलत नहीं था। वो लड़की रो रही थी और 1 मिनट बाद मुझे उसकी सिसकियां साफ सुनाई देने लगी। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठ गया। और भले ही मैं औरतों के मामले में डरपोक किस्म का था, पर यह पल ही कुछ ऐसा था। मैं मुड़ा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और यकीनन मेरे मुंह से मैडम शब्द निकल ही गया होता अगर मुझे यह ना पता होता कि यह शब्द हर रूसी समाज यानी रशियन सोसाइटी के उपन्यास में हजारों बार बोला जा चुका है। बस इसी ख्याल ने मुझे रोक दिया। लेकिन जब तक मैं कोई शब्द ढूंढ पाता, लड़की होश में आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। अपनी नजरें नीचे की और उस नहर के किनारे से मेरे पास से फिसलते हुए निकल गई। मैं तुरंत उसके पीछे हो लिया, पर वो ये ताड़ गई। उसने नहर का किनारा छोड़ा, सड़क पार की और फुटपाथ पर चलने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पीछे सड़क पार करूं। मेरा दिल एक पकड़े हुए परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। तभी अचानक किस्मत ने मेरी मदद की। फुटपाथ की उसी तरफ लड़की से कुछ ही दूरी पर अचानक एक सज्जन दिखाई दिए, जो शाम की पोशाक यानी इवनिंग ड्रेस में थे। उम्र में तो गंभीर लग रहे थे, पर उनकी चाल जरा भी गंभीर नहीं थी। वे लड़खड़ा रहे थे और सावधानी से दीवार का सहारा ले रहे थे। लड़की बेचारी एक तीर की तरह तेजी से भागी, उस डरी हुई जल्दबाजी के साथ जो उन सभी लड़कियों में दिखती है जो नहीं चाहती कि रात में कोई अजनबी उनके साथ घर चलने की पेशकश करे। और फिर यकीनन वो लड़खड़ाता हुआ शख्स उसका पीछा नहीं करता, अगर मेरी खुशकिस्मती ने उसे उकसाया न होता। अचानक बिना किसी से कुछ कहे वो शख्स पूरी रफ्तार से उस अजनबी युवती के पीछे भागा। वो हवा की तरह दौड़ रही थी, पर वो लड़खड़ाता हुआ शख्स उसे पकड़ ही रहा था, बल्कि उसने तो पकड़ ही लिया था। लड़की के मुंह से एक चीख निकली और मैं अपनी किस्मत को उस बेहतरीन गांठ वाली लाठी के लिए दुआ देता हूं जो उस वक्त इत्तेफाक से मेरे दाहिनी हाथ में थी। एक पल में मैं सड़क की दूसरी तरफ था। एक पल में उस घुसपैठिया सज्जन ने हालात को भांप लिया। वो मेरी लाठी की ताकत को समझ गया। बिना एक शब्द बोले वो पीछे हट गया और जब हम बहुत दूर निकल आए तब उसने काफी तीखी भाषा में मेरे व्यवहार पर ऐतराज जताया, पर उसके शब्द हम तक मुश्किल से ही पहुंचे। मेरा हाथ थाम लीजिए, मैंने लड़की से कहा। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमें और परेशान करे। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। वो अब भी उत्तेजना और डर से कांप रही थी। हे घुसपैठिया सज्जन, उस वक्त मैंने आपको कितनी दुआएं दी। खैर, मैंने चोरी से उसे देखा। वो बहुत प्यारी और सांवली थी। देखा, मेरा अंदाजा सही निकला था। उसकी काली पलकों पर अब भी एक आंसू चमक रहा था, शायद अभी के डर की वजह से या फिर उस पुराने दुख की वजह से। खैर, मैं नहीं जानता, पर उसके होठों पर मुस्कान की एक हल्की झलक आ चुकी थी। उसने भी मेरी तरफ चोरी से देखा, हल्का सा शर्माई और फिर नजरें नीची कर ली। देखा आपने? अच्छा, आप मुझे भगा क्यों रही थी? अगर मैं यहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी। मुझे लगा कि आप भी। क्यों, क्या अब आप मुझे जानती हैं? थोड़ा बहुत। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ काँप क्यों रहे हैं? ओह, आपने तो पहली बार में ही बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैं खुश हो गया कि लड़की समझदार थी। खूबसूरती के साथ अक्ल का होना कभी बुरा नहीं लगता। जी, आपने तो पहली नज़र में ही भांप लिया कि आपका पाला किस तरह के आदमी से पड़ा है। देखिए, सच ये है कि मैं औरतों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ और मैं घबराया हुआ हूँ
इस बात से भी मैं मुकरूंगा नहीं। उतनी ही घबराहट जितनी आपको 1 मिनट पहले उस सज्जन की वजह से हुई थी। सच कहूँ तो देखिए, मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ ही हूँ। देखिए, मेरे लिए एक सपने जैसा है, और मैंने अपनी नींद में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी औरत से बात करूंगा। क्या? सच में? जी हाँ। अगर मेरा हाथ काँप भी रहा है तो वो इसलिए क्योंकि इसे आज से पहले आपके जैसे किसी खूबसूरत नन्हे हाथ ने कभी नहीं थामा। देखिए, मैं औरतों के लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, यानी मुझे उनकी आदत नहीं है। अब देखिए ना, मैं अकेला हूँ, मुझे उनसे बात करना तक नहीं आता। अब देखिए, मुझे अभी भी ये नहीं पता कि कहीं मैंने आपसे कोई बेवकूफ़ी भरी बात तो नहीं कह दी। अगर ऐसा है तो मुझे साफ-साफ बताइए। मैं आपको पहले ही यकीन दिलाता हूँ कि मैं बुरा मानने वालों में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इसके उलट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं साफ-साफ बोलूँ तो मैं आपको बता दूँ कि औरतों को ऐसी झिझक पसंद आती है। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझे भी ये पसंद है। और मैं आपको तब तक नहीं भगाऊँगी जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती। आप तो मेरी मैंने खुशी के मारे हाँफते हुए कहा, आप तो मेरी झिझक ही खत्म कर देंगी और फिर मेरी सारी संभावनाओं को अलविदा। संभावनाएँ? कैसी संभावनाएँ? किस बारे में? देखिए, ये बात सुनने में मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। ओ, कुछ नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे खेद है, ये बस ज़ुबान फिसल गई। पर फिर आप ऐसे पल में किसी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसके मन में कोई इच्छा ना हो, पसंद किए जाने की? क्यों? खैर, हाँ, पर खुदा के वास्ते मेहरबान रहिए। सोचिए मैं क्या हूँ? यहाँ देखिए कि मैं 26 साल का हूँ और मैंने कभी किसी को करीब से नहीं देखा। मैं भला अच्छी, सलीकेदार और काम की बातें कैसे कर सकता हूँ? जब मैं आपको सब कुछ खुलकर बता दूंगा तो शायद आपको ये बेहतर लगे। देखिए, जब मेरा दिल बोल रहा हो तो मुझे चुप रहना नहीं आता। खैर, कोई बात नहीं। मेरा यकीन कीजिए, एक भी औरत नहीं, कभी नहीं। अरे, मतलब कभी भी नहीं। किसी भी तरह की कोई जान पहचान नहीं। और मैं हर दिन सिवाय सपने देखने के कुछ नहीं करता कि आखिरकार मैं किसी से मिलूंगा। ओह, अगर आप सिर्फ ये जान पाती कि मैं कितनी बार इस तरह प्यार में पड़ा हूं तो कैसे? किसके साथ? क्यों? नहीं, किसी के साथ नहीं। यानी एक आदर्श, यानी आइडियल, उसी के साथ, उसके साथ जिसके मैं सपने देखता हूँ। मैं अपने सपनों में पूरी की पूरी प्रेम कहानियां बुन लेता हूँ। आह, आप मुझे जानती नहीं ना। ये सच है। जाहिर है कि मैं 2-3 औरतों से मिला हूँ, पर वे किस तरह की औरतें थीं? वे सब मकान मालकिनें थीं। ए, खैर छोड़िए, लेकिन मैं आपको हँसा दूँगा, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कई बार सड़क पर किसी कुलीन महिला, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक लेडी से बात करने के बारे में सोचा है। सिर्फ बात करने के बारे में नहीं, जब वो अकेली हो, अब कहने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करना बेशक झिझकते हुए, अदब से जुनून के साथ। उसे बताना कि मैं अकेलेपन में दम तोड़ रहा हूँ। उससे विनती करना कि वो मुझे भगाए नहीं। ये कहना कि मेरे पास किसी महिला से जान-पहचान करने का कोई और मौका नहीं है। उसे ये समझाना भी कि एक औरत के लिए एक ज़रूरी फ़र्ज़ है कि वो मुझ जैसे बदकिस्मत आदमी की इतनी मासूम दुआ को न ठुकराए। असल में मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो सहानुभूति के साथ बहन जैसे 2-3 शब्द कह दे। मुझे पहली नज़र में ये दुत्कारे नहीं, मुझ पर भरोसा करे और मेरी बात सुने। अगर वो चाहे तो मुझ पर हँस ले, मेरा हौसला बढ़ाए, मुझसे 2 शब्द कहे, बस 2 शब्द। भले ही उसके बाद फिर हम कभी न मिले। लेकिन आप हँस रही हैं। खैर, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अरे, अरे, चिढ़िए मत। मैं तो बस इसलिए हँस रही हूँ क्योंकि आप खुद के ही दुश्मन बन रहे हैं। और अगर आपने कोशिश की होती तो शायद आप कामयाब हो जाते, भले ही उस सड़क पर ही क्यों ना होता। खैर, जितना सादा हो उतना बेहतर। कोई भी नेक दिल औरत जब तक कि वो बेवकूफ़ न हो या फिर उस वक़्त किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में न हो, खुद को आपको उन 2 शब्दों के लिए मना करने से नहीं रोक पाएगी, जो कि आप इतनी मासूमियत से माँग रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये क्या कह रही हूँ? ज़ाहिर है कि वो आपको पागल समझेगी। खैर, मैं तो बस अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रही थी। मैं दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ।
ओह! शुक्रिया। मैं चिल्ला उठा। आप नहीं जानती कि आपने अभी मेरे लिए क्या कर दिया है। अच्छा, मुझे खुशी हुई। लेकिन मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं उस तरह की औरत हूँ, जिसके साथ खैर जिसे आप ध्यान देते और दोस्ती के लायक समझते? मतलब कोई मकान मालकिन नहीं, जैसे कि आप कह रहे थे। आखिर किस चीज़ ने आपको मेरे पास आने का फैसला करने पर मजबूर किया? किस चीज़ ने? अरे! आप अकेली थीं और वो सज्जन बहुत बदतमीज़ था। रात का वक़्त है, आपको मानना होगा कि एक फ़र्ज़ था। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है कि पहले, वो दूसरी तरफ। आप जानते हैं कि आप मेरे पास आने ही वाले थे। ओह! दूसरी तरफ। सच कहूँ तो देखिए, मुझे भी नहीं पता कि क्या जवाब दूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या आपको पता है कि आज मैं कितना खुश रहा हूँ? मैं मैं गाते हुए चल रहा था। शहर से बाहर खेतों की तरफ गया था। मुझे आज से पहले कभी ऐसे खुशनुमा पल नहीं मिले। आप शायद ये मेरा वहम था। मुझे माफ़ करना कि मैं उस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ, पर मुझे लगा कि आप रो रही थीं और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा दिल बैठने लगा। हे भगवान! क्या मुझे आपकी फ़िक्र करने का हक नहीं था क्या? क्या आपके लिए भाई जैसी हमदर्दी महसूस करने में कोई बुराई थी? देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने हमदर्दी शब्द का इस्तेमाल किया। खैर, संक्षेप में कहूँ तो क्या आप मेरी स्वाभाविक इच्छा से नाराज़ तो नहीं होंगी कि मैं आपके पास आया? अच्छा, अच्छा, रुकिए बस, इतना काफ़ी है। अब इस बारे में बात मत कीजिए। लड़की ने अपनी नज़रें झुकाते हुए और मेरा हाथ दबाते हुए कहा, ये मेरी ही गलती है कि मैंने इस बारे में बात की, पर मुझे खुशी है कि मैंने आपको पहचानने में गलती नहीं की। पर अब मैं घर पहुंच गई हूँ। मुझे इसी मोड़ से मुड़ना है। यहाँ से बस 2 कदम की दूरी पर है। अच्छा, गुड बाय। शुक्रिया। क्या वाक़ई? मेरा मतलब है कि आपका मतलब ये है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? क्या वाक़ई ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा? देखिए, लड़की ने हँसते हुए कहा, शुरुआत में तो आपको सिर्फ़ 2 शब्द चाहिए थे ना? और अब ख़ैर मैं कुछ कहूँगी नहीं, शायद हम मिलें। मैं कल यहाँ आऊँगा, मैंने कहा। देखिए, ओहो! मुझे माफ़ करना, मैं तो अभी से माँगे रखने लगा हूँ। आप में सब्र ज़रा कम है ना? आप तो लगभग ज़िद कर रहे हैं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे माफ़ करना अगर मैं आपसे और कुछ कहूँ, लेकिन बात ये है कि मैं कल यहाँ आए बिना रह नहीं सकता। देखिए, मैं एक ड्रीमर यानी सपने देखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी असल ज़िंदगी इतनी कम है कि मैं इस तरह के पलों को बहुत अनमोल मानता हूँ कि मैं अपने सपनों में इस पलों को बार-बार जीना चाहता हूँ। मैं पूरी रात, पूरा हफ्ता, पूरा साल आपके ही सपने देखूंगा। देखिए, मैं कल यहाँ ज़रूर आऊँगा, ठीक इसी जगह पर, ठीक इसी वक्त, और मैं आज के दिन को याद करके खुश होता रहूँगा। ये जगह तो मेरे लिए अभी से प्यारी हो गई है। आपको बता दूं कि पीटर्सबर्ग में पहले से ही मेरी ऐसी 2-3 जगहें हैं। एक बार तो मैं यादों में डूबकर रो ही पड़ा था, बिल्कुल आपकी तरह। कौन जानता है कि शायद आप भी 10 मिनट पहले किसी याद को लेकर रो रही थी। खैर, मुझे माफ करना, मैं फिर खुद को भूल गया। शायद आप यहाँ कभी बहुत खुश रही होंगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, लड़की ने कहा। शायद मैं भी कल यहाँ आऊँ, रात 10 बजे। मैं देख रही हूँ कि मैं आपको मना नहीं कर सकती। असल में मुझे यहाँ होना ही है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ कोई मुलाकात तय कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे अपने किसी काम से यहाँ आना है। लेकिन खैर, मैं आपसे साफ-साफ कह देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप भी यहाँ आ जाएँ। एक तो ये कि कुछ बुरा हो सकता है जैसे आज हुआ, पर खैर उसे छोड़िए। कुल मिलाकर मैं बस आपसे मिलना चाहूँगी, आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। बस ध्यान रहे, आप मेरे बारे में अब कुछ गलत मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इतने आसानी से मुलाकातें तय कर लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती, सिवाय इसके कि पर मेरा राज रहने दीजिए। बस पहले से एक समझौता करना होगा। समझौता? हाँ, बोलिए ना, मुझे सब पहले से ही बता दीजिए। मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ। आप बस कहिए, मैं तो हर चीज़ के लिए राज़ी हूँ। मैं खुशी से चिल्ला उठा। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ।
मैं आज्ञाकारी रहूंगा, अदब से पेश आऊंगा। आप तो मुझे जानती हैं। जी, मैं आपको जानती हूँ, तभी तो कल आने के लिए कह रही हूँ। लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं आपको बखूबी समझती हूँ, पर ध्यान रहे, आप एक शर्त पर आएंगे। पहली बात कि बस नेक बने रहना, जो मैं कहूँ वही करना। देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे, ये नामुमकिन है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पर हाँ, मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ। ये रहा मेरा हाथ। पर आपको मुझसे प्यार नहीं करना है। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे अरे, मैं कसम खाता हूँ। मैंने उसका हाथ थामते हुए चिल्लाया, कसम मत खाइए। मुझे पता है कि आप बारूद की तरह भभक उठने को तैयार रहते हैं। देखिए, ऐसा कहने के लिए मेरे बारे में बुरा मत सोचिएगा। काश आप जान पाते, मेरे पास भी ऐसा कोई नहीं जिससे मैं एक शब्द भी कह सकूं, जिससे सलाह ले सकूं। जाहिर है कि कोई सड़क पर सलाहकार नहीं ढूंढता, पर आप एक अपवाद हैं। मैं आपको ऐसे जानती हूं कि जैसे जैसे हम 20 सालों से दोस्त हों। आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? देंगे क्या? आप खुद देख लेंगे। बस एक ही बात है, मुझे नहीं पता कि मैं अगले 24 घंटे कैसे काटूंगा। अरे सुकून की नींद सोइए। अच्छा, गुड नाइट। और याद रखिएगा कि मैंने आप पर अभी से भरोसा किया है। पर आपने अभी कितनी अच्छी तरह कहा था, कोई भला हर एहसास के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि भाई जैसी हमदर्दी के लिए भी। क्या आपको पता है, वो इतने अच्छे से कहा गया था कि मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। कर सकती हूँ ना? अरे खुदा के वास्ते जरूर कीजिए। लेकिन किस बारे में? आखिर बात क्या है? कल तक इंतजार कीजिए, तब तक इसे एक राज रहने दीजिए। ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। इससे इसमें रोमांस का एक हल्का सा तड़का लग जाएगा। शायद मैं आपको कल बता दूं, और शायद ना भी बताऊं। अच्छा, मैं आपसे पहले थोड़ी और बातें करूंगी। पहले हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे, उसके बाद। हाँ हाँ, सही है। मैं भी कल आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर ये हुआ क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया हो। ए भगवान, तू है कहाँ और मैं कहाँ हूँ? बताइए कि आपको खुशी नहीं है कि आप मुझसे नाराज नहीं हुए और मुझे पहली नजर में भगा नहीं दिया, जैसा जैसा कोई और औरत करती। 2 मिनट में आपने मुझे हमेशा के लिए खुश कर दिया है। अरे वाकई बता रहा हूँ। कौन जानता है कि शायद आपने मुझे खुद से मिलवा दिया हो, मेरे शक दूर कर दिए हो। शायद ऐसे पल मुझ पर। खैर, मैं आपको कल सब बताऊंगा। आप सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे मंजूर है। चलिए, शुरुआत आप करना, ठीक है? तो फिर तय रहा। हाँ हाँ, ठीक है, कल तक के लिए। और हम अलग हो गए। मैं पूरी रात घूमता रहा। मैं घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं इतना खुश था कल। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।